हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए बैच में। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो जी, क्या हाल है? कैसी चल रही जिंदगी? सही चल रही है मास्टर जी? अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तक तो सही चल रही है मास्टर, आगे का पता नहीं। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। कृतिका, प्रियांशु, नीतू, मदीहा, थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आपके नाम याद हो जाएंगे। अर्चना, खुशी, ऋषि सिंह, चंचल, नमस्कार जी, नमस्कार। सो गाइज, आज से अपन शुरू करने वाले हैं अपनी नेट के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ये सारी बातें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आर मेंटरशिप सेशंस। ठीक है, या उसको अपन स्ट्रेटेजी सेशंस भी कह सकते हैं। आज से अपन उन सारी बातों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज के इस क्लास में अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप सभी बच्चे जानते भी हैं, बट चैप्टर का नाम मैं फिर से बोल देता हूं। द चैप्टर नेम इज नोन एज ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और ग्रुप थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि हाँ भाई, यहां पे जो भी पढ़ेंगे वो परीक्षा में आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये भी वो चैप्टर है जो परीक्षा में पूछा जाता है और खूब आसान है, खूब आसान है और खूब नंबर देके जाता है जी। तो अपन शुरुआती बहुत बढ़िया चैप्टर से कर रहे हैं, बहुत आसान चैप्टर से कर रहे हैं। बस इस एक चैप्टर में जब अपन ग्रुप थ्री पढ़ेंगे तो मैं आपकी बस एक चीज चाहता हूं और वो है अटेंशन। ठीक है, और अटेंशन भी कैसे कि अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो आप प्लीज ध्यान से सुनना, वो चीज आप बहुत समझदार बच्चे ऑलरेडी हैं। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे किस किस ने ग्रुप थ्योरी सुना है ना? पढ़ा तो छोड़ो, पहले ये बताओ किस किस ने सुना है ग्रुप थ्योरी, किस किस ने सुना है जी? अगर मैं बात करता हूं किन किन बच्चों ने ग्रुप थ्योरी का नाम सुना है या पढ़ा है, पहले बताओ जी थोड़ा बहुत। सर कल कहाँ थे आप? कल मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, आज भी थोड़ा सा बीमार हूं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत आसान है, सबने सुना होगा। बहुत बढ़िया सर, मास्टर जी हमने सबने ये नाम तो सुना है बट इसका अता पता अभी तक अपन को ज्यादा लगा नहीं है। तो तू शुरू कर कहानी और हमें बताना शुरू कर। तो गाइज मैं आपको ग्रुप थ्योरी के बारे में क्या क्या बातें जाननी है, आपको इसके बारे में क्या क्या बातें जाननी है, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें अपन को पढ़नी है, उन सारी बातों का आइडिया देना शुरू करता हूं। और इन सारी बातों का आइडिया लेने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है सवाल। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर मुझे ग्रुप थ्योरी को समझना है तो ग्रुप थ्योरी को समझने का बेस्ट तरीका है सवाल। अब वो सवाल क्या होंगे तो आइए मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आराम से चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज, इसका मतलब क्या है यार, ये ग्रुप थ्योरी होता क्या है? पहली बात तो मास्टर जी हमें यही बता दो। अगेन, इसको पढ़ना क्यों है यार मास्टर जी? वाई वाई यार, वाई क्यों हम पढ़े इसको? वाई वी नीड इट। एंड अगेन, इसको पढ़ें कैसे सर? हाउ वी स्टडी इट। तो ये तीन बेसिक से सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर यही तीन सवाल इस ग्रुप थ्योरी का मुझे सर और पैर बताएंगे कि भैया कहां से शुरू करना है और कहां पे रुकना है। बोलो जी। सो आइए बिना किसी देरी के मैं इन तीनों क्वेश्चंस को डिकोड करना शुरू करता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊं, पहला लेक्चर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि भैया कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है। राइट ना? तभी अपन को पता चलेगा ना भाई, पूरे चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो वो तीन सारी चीजें जो भी हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें इन तीनों सवालों से कवर अप होंगी। आइए मैं शुरू करता हूं तीनों सवालों को डिस्कस करना। सबसे पहला सवाल है कि सर ये होता क्या है यार? सो व्हाट इज ग्रुप थ्योरी?
ठीक है, ये होता क्या है सर, इसका मतलब जरा अपन सीख ले तो मजा ही आ जाए। सो व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, साथ साथ लिखते चलेंगे, कोई ज्यादा दिल पे लेने वाली बात है नहीं, बहुत आसान है भैया, ठीक है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। सो आइए मैं शुरू करता हूं, व्हाट इज ग्रुप थ्योरी। तो आप सभी ने इसका नाम तो सुना होगा, राइट? हाँ, इंग्लिश दोनों होगी भाई, इंग्लिश यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। करिश्मा यादव कह रही है कि सर आप साउथ के हीरो लग रहे हो। लग रहे हो मतलब मैं हूं भाई, हीरो मैं हूं। तुम्हें डाउट है क्या? तुम्हें डाउट है क्या? मैं हीरो हूं। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। सो व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, ठीक है। सर अपन ना ग्रुप थ्योरी या कोई भी चैप्टर, क्योंकि अपन केमिस्ट्री का नेट देने वाले, गाइस प्लीज है ना, कमेंट करोगे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, कमेंट मत करना प्लीज, ध्यान से सुनना। सर अपन अब इस पूरी सेशन में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने केमिकल साइंसेस का नेट देना है, केमिकल साइंसेस मतलब केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सर उस केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे ग्रुप थ्योरी हो, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो, चाहे जीओसी हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, जो भी है, वो पूरे के पूरे चैप्टर केमिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अबे केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हो तो क्या बताएंगे, केमिस्ट्री को ही। दैट मीन्स कि सर हाँ, अगर अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सारे चैप्टर्स उसी को बयां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रुप थ्योरी भी अपन केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो एक बात तो निश्चित है मास्टर जी, कि इसका केमिस्ट्री से कुछ ना कुछ लेना देना तो है। बस अगर मैं ये लेना देना निकाल लूं तो भैया जी बात बन जाएगी अपनी। अब सवाल ये है कि सर ग्रुप थ्योरी वाली चीज इस केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करती है, जरा ये बता दो। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि यहीं से सिलेबस निकलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी ग्रुप थ्योरी केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ लेना देना तो केमिस्ट्री से है। तो अगला सवाल मास्टर जी कि यार केमिस्ट्री क्या होती है, जरा ये तो बता। मैं अल्टीमेटली क्या करूंगा, इसको और इसको रिलेट करूंगा। बस जैसे ही मैंने रिलेट कर दिया, मेरा काम बन गया, मेरा सिलेबस तैयार है, मुझे क्या क्या पढ़ना है मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं रिलेट करना। तो मैंने कहा जी ये केमिस्ट्री क्या होता है भैया, केमिस्ट्री क्या होता है, क्या होता है भाई केमिस्ट्री क्या होता है। मास्टर जी केमिस्ट्री ये होता है कि हम सज धज के वो सफेद कोट पहन के वो चश्मा लगा के लैब में जाते हैं और कुछ उठाते हैं और मिला देते हैं भैया जी, ऐसे ही करते हो। दैट मीन्स कि सर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस, केमिकल लोचा। सिंपल है, बहुत बेसिक से चल रहा हूं, बट हर एक बात इंपॉर्टेंट है जी। तो मैंने कहा जी केमिस्ट्री मीन्स केमिकल लोचा, थोड़ा फैंसी में केमिकल रिएक्शन। बहुत उम्दा मास्टर जी, मजा ही आ गया। केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। अगर किसी को बहुत बेसिक लगे तो बेसिक नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर एक बात जुड़ी हुई है, हर एक बात सिलेबस है, हर एक बात तुम्हारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन। अब सवाल उठता है कि सर केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन, तो अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सर केमिकल रिएक्शन ये होता है कि हम कुछ उठाते हैं, कुछ मिला देते हैं, कुछ बन जाता है। इसको भी थोड़ा फैंसी में कहूं तो सर केमिकल रिएक्शन का मतलब कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट होता है और सर उसको मिलाते ही वो प्रोडक्ट में चला जाता है। सारी केमिस्ट्री की कहानी, सारे केमिस्ट्री के चैप्टर सब कुछ इसी बात पे रिलेट करते हैं कि भैया कुछ है मेरे पास और मुझे कुछ बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो एज अ केमिस्ट मेरा काम यही है, राइट ना। तो केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री का मतलब ही यही है और मुझे पढ़ना ही यही है, तो अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। और पढ़ूंगा कैसे, तो आइए मैं शुरू करता हूं। लेट सपोज मैंने कहा जी मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा, है ना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है ना। तो मैंने कहा अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और उससे अगर मैं प्रोडक्ट जाना चाहता हूं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन करने में, या कोई केमिकल रिएक्शन जो कर रहा है वो कौन सी चीजें होंगी, इसको आसान करता हूं। सर बिल्कुल सही है, केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना। बट यार ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, हां कौन कर रहा है भैया, कर रहे हैं एटम्स। अरे ऑब्वियसली ना भाई, तू इथेनॉल उठा के डालता है तो इथेनॉल कुछ मॉलिक्यूल्स तो है, एटम तो है। तो कहीं ना कहीं सर हां, ये जो रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या है सर, इन दोनों का मतलब है मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है जी।
क्योंकि ऑब्वियसली चाहे मैं रिएक्टेंट की बात करूं चाहे प्रोडक्ट की बात करूं, दोनों ही एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। दैट मीन्स कि सर हां, अगर मुझे एक ऐसी चीज समझनी है जिसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली, बट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली चीज को समझने के लिए मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इसको कर कौन रहा है। तो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स और एटम। अब मॉलिक्यूल्स और एटम को समझूंगा कैसे, तो मुझे मॉलिक्यूल्स और एटम्स की अब प्रॉपर्टीज चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एक बार मैं इसकी प्रॉपर्टीज को समझ गया तो यही तो रिएक्शन कर रहे हैं भाई, मॉलिक्यूल ही तो रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी समझ गया तो मैं रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को समझ लूंगा, रिएक्शन को समझने में आसानी होगी। तो कुल मिला के मैं आपको इस पॉइंट पे ले आया। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? मुझे इसको जोड़ना है। तो मैं आपको इस तरफ से उठा लाया। मैंने कहा केमिस्ट्री मींस केमिकल लोचा, केमिकल लोचा मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चल रहा हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चल रहा हूं, तो इन दोनों में है क्या भैया? मॉलिक्यूल्स ही है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जाने वाली कहानी को समझना है तो इसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को समझ ले। अब सवाल ये उठता है कि सर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को कैसे समझे? इधर आ जा। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे समझे? एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने कहा जी गाइज मैं पहले ही एक बार ही सॉरी बोल देता हूं ना, ये बीच बीच में खांसी आएगी, है ना। तो लेट सपोज मैंने कहा जी वाटर है और मेरे पास लेट सपोज और सिंपल कर देता हूं O2 है या CO2 है। जस्ट सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सर ऐसे बनता है, और इसका स्ट्रक्चर बनता है जी ऐसे। बहुत सिंपल, कोई बात नहीं, अगर चीजें नहीं पता है तो मान लेनी है ना, मान लेनी है कि हाँ भैया ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो सर कहानी ये है कि अपन को प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जानना। अब इसको कैसे जानना आप ये बता रहे हो। तो मैंने सिंपली बोला मेरे पास दो मॉलिक्यूल है। सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे क्या ये दोनों सेम है? अरे मास्टर कैसे बच्चे वाले सवाल पूछता है, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं होंगे। यस और नो? क्या ये सेम है क्या? सेम नहीं होंगे ना? क्यों? क्यों सेम नहीं है? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि सर दोनों में एटम्स भी अलग है और दोनों का अरेंजमेंट भी अलग है। क्या बोला मैंने? दोनों का एटम भी अलग है और दोनों का अरेंजमेंट भी अलग है। मास्टर जी ये बात समझ नहीं आई, थोड़ी और बढ़िया तरीके से बोलो। आओ इधर आओ, इधर आओ। तो मुझे ये जानना, ये दिमाग में रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को और बढ़िया तरीके से जानने के लिए लेट सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान ले मैंने कहा मेरे पास कोई Ab2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस Ab2 मॉलिक्यूल को अगर मैं ड्रॉ करूं, ये लीनियर है ना। लीनियर मतलब होता सीधा। तो लेट सपोज मैंने बोला ये A है, ये B है और ये B है, ठीक है। बहुत सिंपल है। सेम सेम Ab2 ही मॉलिक्यूल है। इसमें A एक एटम में, दो B के हैं, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी अरेंज कर सकता हूं। बोल गुड्डू। तो मुझे जरा बताना, अगर मैं ये वाला एक मॉलिक्यूल लेता हूं, इंपॉर्टेंट बात है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गजब बात है, सिलेबस बनाऊंगा यहीं से। अगर मैंने Ab2 मॉलिक्यूल लिया, लीनियर ही है, तो मैंने इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए, 1 और 2। मुझे आप बताएंगे क्या दोनों सेम है? क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? सर बिल्कुल सेम नहीं है। यहां पे सेंट्रल एटम ए है, दो साइड एटम बी है। यहां पे सेंट्रल एटम बी है, एक साइड एटम ए है, एक बी है, दोनों ही अलग है। हां ओवरऑल मॉलिक्यूल Ab2 है, बट दोनों का अरेंजमेंट अलग है। यस और नो? अबे दोनों में Ab2 ही है, बट दोनों के अरेंजमेंट अलग है। दैट मीन्स कि सर ये दोनों ही डिफरेंट है। गुड, दोनों ही डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अगर इसके डिफरेंट अरेंजमेंट से ये दोनों अलग हैं, दैट मींस डिफरेंट अरेंजमेंट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक ही बात है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। सुनते चलना, वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूं, ध्यान से सुनना।
तो अपन कहां शुरू किए हैं मास्टर जी, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का होता है जी, केमिस्ट्री होता है केमिकल लोचा। केमिकल लोचा का होता है जी, दोनों को मिला दो और कुछ नया बन जाता है। फैंसी में रिएक्टेंट से चल रहे हैं जी प्रोडक्ट। तो ठीक है मास्टर जी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें इस बात से लेना देना है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सर दोनों ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अपन को मॉलिक्यूल्स को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर उसी से अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझेंगे और उसी से अपन इस पूरी रिएक्शन को समझ पाएंगे। इन शॉर्ट अपन को मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को जानना है। तो मैंने कहा यहां तक ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं दोबारा, इसको मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को कैसे जानना है। तो मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया AB2। मैंने कहा जी AB2 है तो ये दो प्रकार से अरेंज हो सकता है। दो प्रकार से अरेंज हो सकता है मतलब कि सर हां दोनों में AB2 ही है बट दोनों का डिफरेंट अरेंजमेंट है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। वाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, और इनके डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मेरा अगला सवाल, अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा दिमाग लगाना, इन दोनों में स्टेबल कौन सा है मास्टर जी? इन दोनों में स्टेबल पूछ रहे हो तो हम कैसे बताएंगे? देख देख फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चिड़िया हूं तो मैं उड़ पा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ माई बैलेंसिंग। दैट मीन्स कि सर अगर इन दोनों में से अरे ऑब्वियसली ना भाई, एक तरफ वजन डाल देगा तो मैं गिर जाऊंगा, हाँ कि ना? तो सर यहां पे बी भी दोनों तरफ सेम एटम है, यहां पे एक ए है एक बी है, तो बता स्टेबल कौन सा हुआ? दैट मीन्स कि सर हां अगर दोनों का अरेंजमेंट अलग है, हां अगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग है तो दोनों का स्टेबिलिटी भी अलग होगा। दैट मीन्स यहां से गजब की बात, सर स्टेबिलिटी का अगर अलग है तो स्टेबिलिटी अलग क्यों है? उल्टा चलब, स्टेबिलिटी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। मतलब क्या? पूरी कहानी मॉलिक्यूल की जो पूरी कहानी है, दशा है, दिशा है, दोनों ही बदल गया। कैसे बदला? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। और इसी से एक AB2 ही है बट हमने कहा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो है तो दोनों में AB2 ही, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि सर उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से है। दैट मीन्स कि सर अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज को समझूं तो सर पहले की प्रॉपर्टी अलग है क्यों? वाई? पहले की अलग है क्यों? पहले का स्टेबिलिटी अलग है, वाई? जल्दी बोल गुड्डू। अबे पहले की अलग है, वाई? क्योंकि सर इनका स्ट्रक्चर अलग है। दैट मीन्स कि सर डिफरेंट स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ लेना देना तो डिफरेंट प्रॉपर्टी से है ही। तो बात सॉर्टेड है कि सर अगर मुझे इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी जाननी है तो मुझे उसके स्ट्रक्चर्स को जानना पड़ेगा, उनकी अरेंजमेंट्स को जानना पड़ेगा। सवाल उठता है मास्टर जी ये हम कैसे जानेंगे? ये हम कैसे? ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली इसमें मैं लिख सकता हूं डिफरेंट स्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्री। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेबिलिटी मींस डिफरेंट स्टेबिलिटी। तो सवाल अब यही है मास्टर जी कि सर डिफरेंट स्टेबिलिटी ये क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट मींस डिफरेंट अरेंजमेंट। तो अगर मैं आपसे कहूं एक इन शॉर्ट कि मुझे अगर केमिस्ट्री जाननी है, अब मैं समरी दे रहा हूं, केमिस्ट्री में मुझे केमिकल मॉलिक्यूल्स जानने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को जानना है, तो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री, या इसको ऐसा भी लिख ले, डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट एंड पहले ही ठीक था यार, ऐसे ही लिख लो इसको, स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है।
तो अब मुझे बताना, अभी तक सुन के आपको क्या एक वर्ड का इंट्रोडक्शन समझ आया कि मैं कैसे एक वर्ड को ले आया, कौन सा वर्ड? बस यही गजब की बात है, तुम्हें यही सीखना है। एक गजब का वर्ड में बिना बिना देख बिल्कुल सिंपल केमिकल रिएक्शन से मैं गजब के वर्ड पे आ गया, सिमेट्री। देख, है ना? और तुझे अब जिसने पढ़ा होगा उसको फील आ रहा होगा कि हाँ मास्टर सिमेट्री पे ले आया, और सिमेट्री पे क्यों लाया हूं? क्योंकि मुझे इसको रिलेट करना था। अरे बोलना गुड्डू। तो मेरे पास आ गया सिमेट्री। दैट मींस मास्टर जी, अगर आपको केमिस्ट्री में केमिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को जानना है, उसकी स्टेबिलिटी को जानना है, तो सिर्फ एक चीज पढ़नी पड़ेगी, उसकी सिमेट्रीज को। अब सवाल उठता है मास्टर जी, ये सिमेट्री वाली बीमारी का इलाज का है, कौन सी दवा है इसकी? तो इसकी दवा है, इसकी जो दवा है उसी दवा का नाम है ग्रुप थ्योरी, द ब्रांच दैट डील्स विद अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट? To know about symmetry, we need a branch called group theory. बोलो रे। तो अगर मैं ग्रुप थ्योरी को डिफाइन करूं, इज अ सिस्टमैटिक किसका स्टडी है जी? किसका? अब यही सिलेबस है गुड्डू, यही सिलेबस है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स अब मैं तेरे से एक सवाल पूछने वाला हूं कि बता ग्रुप थ्योरी का सिलेबस क्या है। बता गुड्डू, ग्रुप थ्योरी का क्या सिलेबस है? जल्दी बोल, ग्रुप थ्योरी का क्या सिलेबस है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, ग्रुप थ्योरी का क्या सिलेबस है? अबे तुम्हें कुछ समझ तो आ रहा होगा। ये क्या बता दिया मैंने, गजब बात बता दी। कुछ तो आता पता चला होगा। यही ये लाइन जो मैं यहां तुम्हें लेके आया हूं ना, ये सिलेबस है भाई, यही ग्रुप थ्योरी है भाई, यही सब करना है भाई 10 लेक्चर में। हे भगवान, अरे तुम बोलते कहीं नहीं हो। अरे मैं नाचना तुम नहीं बोलोगे भाई, कमेंट तो कर दिया करो। एक तो सामने कैमरा है, मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं इसको पढ़ा रहा हूं क्या भाई, समझ आ रहा है तुझे? बोलो जी। ठीक है। अबे भाई ज्यादा आगे मत जाओ देवियों और सज्जनों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लेन पे मत जाओ भैया अभी। ओ भाई ओ डट जाओ। क्या लिखा मैंने? बस यहां मेरे साथ साथ चल। क्या लिखा मैंने? मुझे सिमेट्री पढ़ना है। अब एक्सिस ऑफ प्लेन हो वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, बट फिलहाल के लिए तेरे दिमाग में क्या छपना चाहिए? सर मुझे सिमेट्री पढ़ना, किसका? मॉलिक्यूल्स का। कैसे पढ़ा जाएगा? अरेंजमेंट्स को पढ़ के, अरेंजमेंट्स को पढ़ के, ठीक है ना? तो ये हो गया व्हाट, ये मैंने पहला आंसर दिया। अभी देख, अभी पहले पे ही तू सब कुछ सीख चुका है, पहले ही क्वेश्चन से तू सीख चुका है बहुत सारी बातें। यस और नो? बोलो जी। अरे पहले से ही सीख चुका है ना भाई। अब मैं दूसरे पे आता हूं, इसीलिए बोला मैंने पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊं, क्वांटम, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, कुछ भी है ना, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चल मैं दूसरे पे चलता हूं। अभी सिलेबस लिखूंगा हाउ में, ठीक है? चलो जी दूसरे पे आता हूं। मास्टर जी क्यों इतना चिल्ला चिल्ला के हमें पढ़ा रहे हो? वाई वी नीड टू स्टडी ग्रुप थ्योरी? ठीक है, आइए बता देते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एज इट इज प्रॉपर एग्जाम्पल से नहीं समझा पाऊंगा, देसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी आंसर किया, सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो तूने अभी सिमेट्री के आधार पे अभी तूने सिमेट्री के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, अरेंजमेंट्स के आधार पे इन दोनों का स्टेबिलिटी बता दिया मुझे कि सर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। दैट मींस
कि सर हम इनकी सिमिट्रीज को समझ के इनके प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटीज को बता सकते हैं, जो कि आसान है बताना इनकी स्ट्रक्चर से। अगर मैं कहूं ना बता इनमें से कौन स्टेबल है, तो आप एक सिद्धांत समझ लो। एक सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट बात है, सिद्धांत मतलब होता है प्रिंसिपल, लॉ, कानून। स्टेबिलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले मैं ऐसे कर रहा हूं ना, मैं नाच रहा हूं ना, मैं हिल रहा हूं, दैट मीन्स सर आपकी एनर्जी हाई है, और हाई एनर्जी है, इसका मतलब आप इधर उधर घूम रहे हो, आप स्टेबल नहीं हो, आप स्थिर नहीं हो, है ना। दैट मीन्स हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली ना, आप देखना भाई इधर उधर घूम रहा हूं, हाई एनर्जी है मेरी, तो स्टेबिलिटी कम होगा। अब मान ले मैं खड़ा हूं ऐसे, हिल नहीं रहा हूं, तो मास्टर जी आप ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो अगर मैं इन एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करूंगा, जो एनर्जी से डील करता है, तो इनकी एनर्जीज को निकाल के मैं कंपेयर करता हूं स्टेबिलिटी। बट यार अगर मुझको डायरेक्ट करना हो तो मैं इसका सिमिट्रीज का यूज करके निकाल सकता हूं। दैट मीन्स सर इट विल मेक इजी, ग्रुप थ्योरी विल मेक इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये आसान करती है ना। और कोई चीज अपन लिए आसान करते हैं ना, कोई कहता है कि भैया जी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मास्टर जी ट्रिक बता दो। तो कोई चीज अगर आसान करती है तो वो अपने लिए काम की है, ठीक है। तो उसी सेंस में कि अगर मैं कहूं ग्रुप थ्योरी क्यों पढ़ना है, तो ऑब्वियसली एक तो परीक्षा में आती ही आती है, और दूसरा helps to understand जैसे कि ये दिख तो रहा है भाई, नीला कलर दिख रहा है ना तुम्हें, दिख रहा है, दिख रहा है। तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं सर? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इससे 2 से 3 सवाल आते हैं, कई बार 4 भी आ सकते हैं। पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आते हैं, विच मीन्स टोटल मार्क्स 8 मार्क्स, और पार्ट ए में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं जी? 3 मान लो, ऑन एन एवरेज 3, और मार्क्स आपको ये दे के जाता है जी 10 से 12। ये ध्यान रखना, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, और हलवा है, हलवा, ठीक है। चलो आओ दूसरा। सर जैसा कि आपने अभी बताया, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रॉपर्टीज, जैसे कि, तो क्योंकि ये अंडरस्टैंड करता है या यूं करता है, हेल्प करता है समझने के लिए प्रॉपर्टीज को, तो यही इसका एप्लीकेशन भी है। तो इसको अपन एप्लीकेशन के नाम से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, ठीक है, अंडरस्टूड है ना ग्रुप थ्योरी? नहीं तो पूरा लिख लो, ले मास्टर जी पूरा लिख ले यार, ले भाई पूरा लिख। जैसे कि जिसमें पहला आता है जी वाइब्रेशनल मोड्स निकालने में काम आता है। क्या होता है वो अपन धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आईआर एंड रमन एक्टिविटीज को समझने में मदद करता है। जो अपन स्पेक्ट्रा में इतना टाइम देते हैं वो यहां पे इजीली समझा जा सकता है। अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। अपन कोऑर्डिनेशन में मूलेकन सिंबल्स वगैरह लिखते हैं ना, वो T2G, कभी आपने सुना वो T2G EG है ना, A2G, ऐसा कुछ सुना है आपने? A1G, ऐसा कुछ सुना हुआ है? ये गंदे गंदे शब्द है ना, ये यहां पे समझे जाते हैं आसानी से, ठीक है। जिसको अपन कहते हैं मूलेकन सिंबल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है जो अपन देखेंगे। सर पार्ट बी होगा ना, मैंने क्या लिख दिया भाई, पार्ट ए लिख दिया क्या? बी कर लो भाई, बी कर लो। इसीलिए मैंने यहां पे जीटी नहीं लिखा, इसलिए पूरा लिख दिया मैंने ग्रुप थ्योरी। अंडरस्टूड है ना भाई मेरे? अबे पार्ट बी कर लो, ठीक है जी। सो सर ये दूसरा सवाल हो गया। आपने पहला सवाल ये पूछा, ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे पे आ जाओ मास्टर जी, सीधा सीधा आ जाओ कि भैया आपने कह दिया व्हाट, आपने कह दिया वाई। अब यार ये सब पढ़ना कैसे है, जरा उस पे आ जा सीधा सीधा। अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अपन सीख चुके हैं व्हाट इज ग्रुप थ्योरी, व्हाई वी नीड इट,
एंड तीसरा सवाल, सर हाउ वी स्टडी ग्रुप थ्योरी, बड़ा आसान है। आइए जी, अब मैं लिखता हूं तीसरा सवाल। हाउ वी स्टडी ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी को पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आइए मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। तो सर ग्रुप थ्योरी में क्या पढ़ना है, ये इस बात से पता लगेगा ग्रुप थ्योरी होती क्या है। सर ग्रुप थ्योरी होता है, एज वी नो, ऐसा लिख लो, एज वी नो ग्रुप थ्योरी इज अ स्टडी ऑफ, सीधा लिख ले, सिमेट्री एलिमेंट्स। हाँ जी, भूमि सिंगला जी, एक्साइटेड फॉर जीटी। होना चाहिए भाई, तुम्हारा मास्टर भाई ये बंद कमरे में इतना एक्साइटेड है, जिसने पता नहीं कितनी बार पढ़ा दिया होगा ये, तो तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुम्हें एक्साइटेड होना है। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तो मैंने कहा एज ग्रुप थ्योरीज डील विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले सर अपन को सिमेट्रीज को जानना पड़ेगा। अरे ओ भाई, ओ ग्रुप थ्योरी क्या करती है? सर एक मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सिमेट्रीज क्या है, इसका अरेंजमेंट है, उसको जानूंगा। अबे तभी तो उसकी प्रॉपर्टीज को जान पाऊंगा, पहले उसके बारे में जानूंगा, फिर उस सिमेट्रीज का इस्तेमाल करके उसका यूज करूंगा। उसका यूज तभी होगा ना भाई, पहले सिमेट्रीज को जानूंगा फिर उसका इस्तेमाल करूंगा। तो यही दो सेक्शन है। तो सर फ्रॉम हियर वी कैन डिवाइड ग्रुप थ्योरी इनटू टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज बेसिक आइडिया। सा पूरा लिख ले, बेसिक आइडिया ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहले सिमेट्रीज का आइडिया लेंगे अपन, बेसिक आइडिया, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री। चलो, तो एक है जी बेसिक आइडिया, एक है जी एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले मैं पहले वाला, दो पार्ट में डिवाइडेड है जी, ऐसी चलेगा। ये मैं आपको पिक्चर की स्क्रिप्ट दे रहा हूं, ऐसी चलेगी पिक्चर। तो पहले अपन बेसिक आइडिया जानेंगे सिमेट्रीज का। सर ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सिमेट्री एलिमेंट। सिलेबस शुरू हो गया है जी। ये कैसे जानूंगा? सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, इसको पार्ट 1 या 2 करके भी लिख सकते हो आप, 1 और 2 करके भी लिख सकते हो। 2 का सिलेबस अगले पन्ने पे लिख दूंगा अगर यहां पूरा नहीं आया तो। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, है ना। सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, नंबर 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर 4 improper axis of symmetry, and number 5 identity। ठीक है, ये क्या होते हैं इसको अपन पढ़ने वाले, यही सिलेबस है ना। इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है CN से, इसको लिखा जाता है सिग्मा से, इसको लिखा जाता है I से, इसको लिखा जाता है SN से, इसको लिखा जाता है E से। तो आप ये सारी बातें उतार लो। अगेन ये सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं इसको देखेंगे एक एक करके। फिर इन सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है, अगर मान ले मैं एक मॉलिक्यूल हूं, तो मेरे में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि एक मॉलिक्यूल में इनमें से बहुत सारे हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले तो इसको अलग अलग जानेंगे कि एक्सिस क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फिर जैसा कि मैंने अभी बोला कि एक मॉलिक्यूल में इनमें से बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सिस भी प्रेजेंट हो सकती है, प्लेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कि पहले अलग अलग जानूंगा, फिर सबको कंबाइनली निकालूंगा। तो जब मैं कंबाइनली निकालूंगा, दैट मींस
कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसको मैं दुलार से क्या बुलाता हूं, शायद आप जानते भी हैं, पॉइंट ग्रुप। ग्रुप का मतलब कि सर इसमें से मॉलिक्यूल में एक्सिस, प्लेन्स, एक्सिस, इन सबको एक साथ देखूंगा तो उसी को ग्रुप कहता हूं, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स शोन बाय द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे, पहले सबको अलग अलग सीखेंगे, फिर उसी को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल में मैं पॉइंट ग्रुप निकालना सीखूंगा। सवाल पक्का आता है 2 नंबर का। उसके बाद फोर्थ बिंदु, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो इसका रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार से किया जाता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है ना, मैट्रिक्स के बेसिस पे, कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए लिखना है आपको। और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बोलो रे। तो यहां तक आपका पहला पार्ट खत्म होता है। कुछ अता पता चल रहा हो या कुछ ना पता चल रहा हो, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा हो कि क्या करे जा रहे हैं मास्टर जी, कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। और अगर ये उतार लिया हो तो वो भी बता देना, अभी पार्ट 1 है जी, अभी 2 पे चलूंगा। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 2 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर का आएगा और उसमें से 8 नंबर का आएगा, बट वो वाला तभी होगा जब ये वाला होगा। ठीक है गुड्डू? ठीक है मास्टर जी। कोई सुन तो रहा होगा। लिखने दे मास्टर, अभी लिख रहे हैं, अभी बिजी चल रहे हैं, अभी लिखने दे, अभी रिप्लाई करते हैं तेरा, हम उनका भी रिप्लाई लेट ही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब अच्छे से समझ आ रहा है। चलो जी, निशु जी बहुत अच्छी बात है, साक्षी जी, मानसी जी बहुत बढ़िया जी, रितिका, अंकित एंड सो ऑन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। चलो ठीक है, चलूं भाई आगे, चल 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 मास्टर, बढ़ते चल, रुक मत, बढ़ते चल। तो पार्ट 2 का सिलेबस, सेकेंड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री। तो एक बार मैंने सिमेट्रीज को जान लिया, अलग अलग जान लिया, एक्सिस क्या होती है, प्लेन क्या होती है, सबको कंबाइन करके पॉइंट ग्रुप भी निकाल दिया। तो यार इतना सब कुछ अलग पढ़ रहा हूं, फिर कंबाइन करके ये भी निकाल रहा हूं, तो यार सब कुछ स्कैटर्ड हो जाएगा। तो मैं तो यार इसको आसान बनाना चाहता हूं, तो मैंने कहा स्कैटर्ड नहीं है, उसको एक साथ लेके आऊंगा। क्या बोला मैंने? देख, मैंने क्या, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, वाटर, वाटर में प्लेन भी हो सकता है, एक्सिस भी हो सकते हैं, सो ऑन हो सकता है। उन सबका सिमेट्रीज का जो आइडिया है, पहले मैं अलग अलग ले रहा हूं, फिर उनका मैं कंबाइन करके एक पॉइंट ग्रुप बना रहा हूं। दैट मींस कि मुझे सब कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो एप्लीकेशन बनाने में तो मुझे कंबाइन चाहिए होगा, कंबाइन नॉलेज चाहिए होगा। मैं क्या बोले जा रहा हूं? ओ भाई ओ, अगर मान ले सिमेट्रीज है, मुझे एक चीज ये सिमेट्री के बारे में पता लग गई, ये सिमेट्री के बारे में पता लग गई, ये सिमेट्री के बारे में पता लग गई, तो भाई अलग अलग थोड़ी देखूंगा, मैं सबको एक साथ जोड़ के एप्लीकेशन बनाऊंगा। तो जोड़ने वाला काम कौन करेगा, या जोड़ने वाली चीज क्या होगी? तो पहला, कैरेक्टर टेबल। अब मैं साथ साथ आपको मतलब भी सिखाते जा रहा हूं। कैरेक्टर टेबल क्या होता है मास्टर जी? अगर आप एक मॉलिक्यूल हो, आप में एक्सिस भी है, प्लेन भी है, आप में इतनी सारी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, तो उसी सिमेट्री एलिमेंट से आपका प्रॉपर्टी डिफाइन होगा, उसी सिमेट्री एलिमेंट से आपका कैरेक्टर डिफाइन होगा। तो मैंने उन सबको एक साथ रख दिया, जिसको मैंने प्यार से बोला कैरेक्टर टेबल। हेलो, तो कैरेक्टर टेबल में क्या जानेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है जी ये, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। ठीक है जी, याद नहीं रखनी है, ये बनानी सीखनी होती है, सब कुछ मेंशन होता है सवाल में, यही इसकी खास बात है।
खास बात क्यों है देख, करेक्टर टेबल क्या है जरा मैं बताता हूं आपको, मैं इसलिए बताते चल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। आसान क्यों है ग्रुप थ्योरी में, क्यों कह रहा हूं कि फटीचर ग्रुप थ्योरी है भैया, ऐसे घटिया से सवाल आते हैं ऐसे 1 सेकंड में उड़ा देंगे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देख पहले अपन ने मेहनत करी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको जानने में, फिर सब कुछ कंबाइन करके एक टेबल बनाया जिसको मैंने बोला करेक्टर टेबल। अब मैं तुझे बोल रहा हूं करेक्टर टेबल सवाल में दी होती है। दैट मीन्स सर करेक्टर टेबल वो टेबल है जो सिमेट्रीज का कलेक्शन रखती है और सिमेट्री का कलेक्शन पेपर में दिया होता है। तो सब कुछ दे रखा होगा, बस समझना है हमें। मेरी बात समझ रहे हो ना यार? तो करेक्टर टेबल इसका फॉर्मेशन जानूंगा, उसके बाद यहीं से इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ करेक्टर टेबल। दैट मींस आईआर एंड रमन एक्टिविटी। बहुत सवाल आते हैं जी इसमें, 4-4 नंबर के बहुत सवाल आते हैं जी इस पे, और एकदम मतलब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला सवाल में, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तीसरा वाइब्रेशनल मोड्स, ट्रांसलेशनल मोड्स एंड रोटेशनल मोड्स। इसके अलावा डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी यही एप्लीकेशन है, 1-2 और होंगी तो मैं वो ऐड ऑन करके लिख दूंगा। फिलहाल के लिए आपकी यही मेन एप्लीकेशन यही है, आईआर एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल मोड्स एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना। ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस बनता है। आप इसमें लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, यहाँ पे 5th पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बट इसका कोई सवाल अभी तक आया नहीं हुआ है, ठीक है, देख लेना जी। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन वाले पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट क्या है? करेक्टर टेबल। क्यों? क्योंकि सर करेक्टर टेबल दिया भी होता है, बस इसको समझना है, और समझना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसी समझ आया तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बट करेक्टर टेबल समझ आए उसके लिए ये सारी बातें समझ आनी चाहिए। भाई उतार लिया हो तो चलूं आगे, शुरू करें, शुभारंभ करें जी। आओ भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग होगा जी, अब मैंने आपको ये बताया क्या, ये आपको मैंने क्या बताया, यही आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया शुरू कहां से करना है, खत्म कहां करना है, यही इंपॉर्टेंट बात होती है। वो ठीक है ना भाई, जहां से शुरू करना मैंने बता दिया, जहां खत्म करना मैंने बता दिया। दैट मींस मैंने सिलेबस बता दिया, और मैंने सिलेबस खुद बनाया है, मैंने ये उतारा नहीं है। मैंने तुझे हर एक बात बताई है कि कैसे कैसे आएगी हर एक बात, ठीक है। चल आजा, कोई बात नहीं, इधर आजा। तो सिमेट्री, एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। अब आने वाली क्लास में मैं जो जो हेडिंग लिखूंगा तुझे ऑलरेडी पता है, गुड। मैं जो जो हेडिंग लिखूंगा यू ऑलरेडी नो, राइट ना? दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें इसीलिए जानना जरूरी थी। ऊपर हेडिंग जाएगा सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। आइए बच्चों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं, फिर इसका मतलब सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं जी सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशंस का मतलब है कि हम कितने तरीके से उस मॉलिक्यूल में सिमेट्रीज को चेक कर सकते हैं। इसको दूसरे सेंस में बोलूं तो द मूवमेंट ऑफ
कि मैं किसी एटम्स को किस तरीके से मूव करूं ताकि मुझे उससे मूवमेंट के बाद भी सेम जैसा दिखे। ऑब्वियसली ना भाई, सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री क्या होता है? अगर मान ले मैं गोल कहता हूं, कोई बॉल है मेरे पास, तो चाहे तू इस तरफ से देख, चाहे इस तरफ से, चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, तुझे सेम चीज दिखेगी। उसको घुमा भी ले तब भी सेम दिखेगी। तो सिमेट्रीज का मतलब होता है कि सर मुझे कितने तरीके से वो सेम दिख रहा है। सिमेट्री मतलब समान, सामान्य। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या, इन दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने सिमेट्री ऑपरेशन लिखा है। ये होता है क्या सर, मैं किसी भी ऑब्वियसली ना, अबे भाई अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेगा? तू मुझे घुमा के देखेगा। अबे घुमा के देखेगा ना कि मास्टर कैसे दिख रहा है घुमा के 360 में। अरे बॉल है ना भाई, बॉल को घुमा के देखोगे ना कैसे दिख रहा है। सेम ऐसे ही मूवमेंट करवाना पड़ेगा एटम्स का। पर मूवमेंट करवाने के बाद अगर मुझे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर, मतलब सेम ही दिख रहा है, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा भैया, इसको ऐसे देख ले, ऐसे ऐसे देख ले, मूवमेंट के बाद भी अगर सेम दिखेगा, दैट मींस वो सिमेट्री है। तो ऑपरेशन मतलब जो हम करते हैं, तो मूवमेंट करने से अगर मुझे वो सेम दिख रहा है, इनडिस्टिंग्विशेबल दिख रहा है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सिमेट्री ऑपरेशन। बट ये सिमेट्री ऑपरेशन सिमेट्री एलिमेंट से कैसे अलग है, इसका थोड़ा सा मतलब सिखाइए। तो मैं आपको सिखा देता हूं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं सिमेट्री ऑपरेशन लिख चुका हूं, मैं सिमेट्री एलिमेंट्स लिखता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है जी, है ना। सिमेट्री एलिमेंट्स। अब सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है सर? जैसे सिमेट्री ऑपरेशंस था कि आप मूवमेंट करवा रहे हो, सिमेट्री ऑपरेशंस है मूवमेंट करवाना, सिमेट्री एलिमेंट है किस तरीके से मूवमेंट करवा रहे हो। क्या बोला मैंने? ओ भाई ओ, क्या बोला मैंने? मैंने बोला अगर एक मॉलिक्यूल है भाई, मॉलिक्यूल है या बॉल है, बॉल को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो मैं उसको किस एक्सिस से ऐसे रोटेट कर रहा हूं कि बीच में से काट के देख रहा हूं, ठीक है। तो मैं किस तरीके से उसमें ऑपरेशन करवा रहा हूं। अंग्रेजी में लिखता हूं, शायद आप समझ जाओ, ठीक है। द लाइन, पॉइंट और प्लेन along which movement of atoms will carry out to get equivalent or indistinguishable स्ट्रक्चर। ठीक है गुड्डू, सोना नहीं है यार, जागते रहना, कोशिश करनी है, आंख खुली रहे। क्या लिखा मैंने? सर सिमेट्री ऑपरेशन होता है मूवमेंट करवाना, मूवमेंट से सेम दिखनी चाहिए, बट किसके अलोंग मूवमेंट करवाएं? सो इट कैन बी लाइन, पॉइंट और प्लेन अलोंग विच अ मूवमेंट ऑफ एटम विल बी कैरिड आउट टू गेट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इसको और ढंग से लिखना है तो लाइन, प्लेन और पॉइंट along which symmetry operations are carried out is called सिमेट्री एलिमेंट्स। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसमें ऑब्वियसली अपन डिटेलिंग तो करने ही वाले हैं। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी समझने की कोशिश करना। लेट सपोज मैंने आपको दी एक फुटबॉल। अगर मैं कहता हूं फुटबॉल है, ठीक है, मैंने कहा यार थोड़ा सा, ये देख, मेरे दोनों हाथ देखना ऐसे है। अगर मैं कह दूं इसको ऐसे रोटेट कर दे, पर तू कहेगा नहीं नहीं सर मुझे ऐसे इतना रोटेट नहीं करना, मुझे थोड़ा सा रोटेट करना है, मुझे थोड़ा सा रोटेट करके देखना है, तो तू कर तो रोटेट ही रहा है। मतलब सिमेट्री किसके अलोंग देख रहा है? तो रोटेशन से। अबे रोटेट करना कि सर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये सर ऐसे दिख रहा है, फिर ऐसे देख रहा हूं, फिर ऐसे देख, तो तू कर तो रोटेशन ही रहा है। दैट मींस तेरा सिमेट्री एलिमेंट क्या है? रोटेशन। बट रोटेशन में तू इतना रोटेशन कर रहा है, इतना रोटेशन कर रहा है, इतना रोटेशन, मतलब तू कितना एटम को मूव कर रहा है? कर तो रोटेशन ही रहा है, अरे घुमा तो रहा ही है, रोटेशन तो कर, कितना रोटेशन कर रहा है। ऑपरेशन क्या होता है? कितना रोटेशन। तो ये बात क्यों बता रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं,
corresponding to one symmetry element we have many symmetry operation. गुड्डू, इस एक स्टेटमेंट को मैंने अभी बताया, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो मुझे बता दो, नहीं करते हो तब भी बता दो जी, फिर मैं फुटबॉल की जगह कुछ और लेके आता हूं। बोलो रे। हिंदी में मुझे हिंदी नहीं आती है जी आराधना जी, मैं हिंदी में कैसे लिख दूंगा यार। इक्विवेलेंट का मतलब होता है भाई, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, मैं अभी समझा भी दूंगा, अभी मैं जस्ट सिंपल वे में समझा रहा हूं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम दिखना। मैं अभी मॉलिक्यूल लेके दिखाता हूं, अभी मैं मॉलिक्यूल लेके दिखाता हूं जी। निशु चौहान जी ने बोला है। निशु जी बस मुझे 1 मिनट चाहिए, मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है रे। इससे क्लियर है ये भाई, इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन सिमेट्री एलिमेंट्स। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सारी बातें अपन एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझ। अबे रुक जाओ, देखो एग्जांपल से। लेट सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, पानी, ठीक है, बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल तरीके से शुरू कर रहा हूं। हाँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रिपीट अगेन, रुक जाओ, इधर आ जाओ। मैंने एक बहुत सिंपल मॉलिक्यूल लिया, पानी। बिल्कुल जी प्रियांक जी, अभी भाई रुक जाओ, एक एग्जांपल करने दो फिर आप समझ जाओगे। लेट सपोज मैंने लिया पानी। पानी एक प्लेनर, प्लेनर का मतलब है सर ये बोर्ड पे चिपका हुआ है। बोर्ड पे चिपके होने का मतलब कि अगर ये O है तो इसी में ऐसे चिपका हुआ है, H और H ऐसे चिपका हुआ है, ये सब कुछ इन प्लेन ही है। आप इन प्लेन का मतलब समझ रहे हो, आई होप सो। अब लेट सपोज मैं इसको कहता हूं ये H1 है, ये H2 है, सॉर्टेड। तो अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो अब जरा रोटेशन समझना, रोटेशन समझना इंपॉर्टेंट है जी। अगर मैं कहता हूं ये चिपका हुआ है तो ये एंगल कितना होगा, देखना, ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। आराम, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल करने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा पर सीख जाओगे। मान लो ये चिपका हुआ आते तो दैट इज व्हाट कि सर ये बोर्ड पे, अगर मान ले मैं इसको ऐसा रोटेट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये लाइन थी, मैं इसको इस एंगल पे ले आऊं, इस एंगल पे, ये ऐसे था, मैं इसको ऐसे ले आऊं, तो ये बता कि कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, यस और नो? अगेन अगर हाथ ऐसे था, फिर मैं ऐसे ले आऊं और फिर मैं ऐसे ले जाऊं, तो बता टोटल एंगल कितना होगा? 180, यस और नो? समझने की कोशिश करो, ज्यादा वो नहीं है भाई, बेसिक है। बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, चिंता मत करो। जो ट्राई कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझ आ जाए, राइट बच्चों? अरे ठीक है ना भाई। तो अगर मान ले मैं इस वाटर की बात करता हूं, अब इधर आ जा वाटर पे। इस वाटर को अगर मैं इसको उठा के, देख मैंने ऐसे चिपका हुआ, इसको उठा के ऐसे घुमा के ऐसे रखना है, फिर से वाटर ऐसे चिपका ऐसे घुमा के ऐसे रखूंगा तो कितने एंगल का रोटेशन करवाना पड़ेगा? जल्दी बता, कितने एंगल का रोटेशन करवाना पड़ेगा? क्या 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, यस और नो? क्या 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? हाँ जी। अब लेट सपोज मैंने इसको उठाया, देख मेरे हाथ देख, अगर H1 इधर है, H2 इधर है, मैंने इसको उठाया और मैं इधर ले आया, तो अब मेरा H1 किस तरफ आया? तो ये भी पलट जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, यस और नो? लेट सपोज अब इसको, ऑब्वियसली मैं ऐसे था, देखना दे, ऐसे था, फिर मैं ऐसे आ गया, फिर मैं ऐसे चला गया, दैट मींस फिर से जब मैं इसको 180 रोटेट, क्या क्या करवाओगे तुम मेरे से, है? ये H2 हो गया। देखा, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं हीरो हूं। क्यों? क्योंकि भाई डांस भी कर रहा हूं तेरे लिए। अभी डांस भी कर रहा हूं ना भाई, तुझे स्क्रिप्ट भी लिख के दे रहा हूं, तेरे लिए डांस भी कर रहा हूं। हाँ मास्टर सही है। दैट मीन्स अब मैं यहां से 3 स्ट्रक्चर बना चुका हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हमें वही देखना है जो इक्विवेलेंट हो, मतलब सेम हो।
है ना। अबे भाई अगर मान ले मैं कहता हूं कोई चीज है वो घुमाने के बाद सेम नहीं दिख रही, मतलब सिमेट्रिक, हमें तो सिमेट्री ढूंढनी है ना भाई, उसमें सिमेट्री ढूंढनी है, घुमाने के बाद वो सेम जैसा ही दिखे, या तो एग्जैक्टली सेम या सेम जैसा। अब यहां पे मैंने दो टर्म यूज किया, एग्जैक्टली सेम या सेम जैसा। तो मेरा पहला सवाल, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? क्या डिट्टो सेम है? डिट्टो सेम, ए टू जेड सेम ही है सब कुछ? क्या डिट्टो सेम है? क्या सब कुछ डिट्टो सेम है? ओ भाई ओ, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सर नहीं, ये डिट्टो सेम नहीं है क्योंकि यहां पे H1 था, यहां H2 आ गया, तो ये एज इट इज एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट हां ये एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। अब इसी के लिए मैं टर्म यूज करूंगा, इट इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज इक्विवेलेंट। वेयर एज पहली और जब मैं तीसरी की बात करता हूं, सो इट इज व्हाट? आइडेंटिकल। अगेन सो आपको दोनों शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए कि सर एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सेम जैसे दिख रहे हैं, दैट इज व्हाट इक्विवेलेंट। और आइडेंटिकल मतलब एज इट इज सेम। दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आया? दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आया? धीरे धीरे समझ आएगा, मैं अभी सारी बातें बता के इस पन्ने पे भी आऊंगा अभी, ठीक है? इस पन्ने पे दोबारा आऊंगा। तो पहली बात सबको क्लियर है, सॉर्टेड? चलो बहुत बढ़िया जी। पहला, अगेन लेट सपोज इसमें अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, कितने नंबर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितने बने? कोई मुझे बता सकता है कितने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बने? एक ही बना? अबे ये तो मेरे पास था ही ना भाई, ये तो मेरे पास था ही, इससे एक इक्विवेलेंट बना है, एक आइडेंटिकल बना है, तो इक्विवेलेंट कितना हुआ? एक ही तो हुआ, वन ही तो होगा ना भाई। ये तो मेरे पास था ही ना भाई, ये तो मेरे पास था। इक्विवेलेंट मतलब सेम जैसा, एग्जैक्टली सेम नहीं, सेम जैसा। तो सेम जैसा कितने स्ट्रक्चर है? एक ही स्ट्रक्चर है। अबे दो नहीं होगा, ये तो मेरे पास है ही ना, मैं इसीलिए बता रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। ये तो मेरे पास था ही, ये तो मेरे पास था ही, बट इसके जैसा एक और बन गया। इक्विवेलेंट का मतलब इसके जैसा, तो एक ही है इसके जैसा, क्योंकि ये तो डिट्टो सेम हो गया ना भाई। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हो गए? 1। सॉर्टेड? अगेन एक और सवाल, यहां पे मैं विच सिमेट्री एलिमेंट वी यूज, कौन सा सिमेट्री एलिमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं? मतलब कौन सा सिमेट्री एलिमेंट? मतलब सर सिमेट्री एलिमेंट होता है किसी लाइन, किसी प्लेन या किसी पॉइंट के अलोंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना। यहां पे मैं कौन सा, किस प्रकार का, कौन सा नहीं किस प्रकार का, यहां पे मैं रोटेशन करवा रहा हूं। अबे रोटेशन से मैं सिमेट्री चेक कर रहा हूं ना भाई। मैं इसको 180 डिग्री पकड़ के फिर फेंक रहा हूं, फिर 180 डिग्री पकड़ के घुमा रहा हूं, तो मेरे पास यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। धीरे धीरे सीखोगे, एक दो एग्जांपल और बताऊंगा तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी मतलब समझ आ जाएगा। मतलब रोटेशन तो हो रहा है सर, एक्सिस का मतलब, एक्सिस मतलब मैं इस वाले को पकड़ रहा हूं, देख मैं इसको पकड़ के अगर घुमाऊं तो इसको पकड़ के ऐसे फेंकूंगा, फिर इसको ऐसे फेंकूंगा, तो ये मेरे पास रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री का। सिंपल। प्लेन नहीं होगा, प्लेन कैसे हो जाएगा? अबे घुमा रहा हूं ना, अभी तो बता रहा भाई मैंने, अभी तो मैंने बताया ना भाई, ऐसे था फिर घूम गया, फिर घूम गया। अरे बोलो ना भाई, मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, तो मुझे समझाने के चक्कर में लाइन बन गई, मुझे चक्कर आने लग जाएंगे तुम्हें समझाने के चक्कर में। वाह वाह। हाँ जी आ जाओ। तो यहां पे सर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को लिखा कैसे जाता है? सीएन से। अभी मैंने सिलेबस में भी लिखा ना सारी बातें, अभी मैंने सिलेबस में भी लिखा, तो ये भी याद रखना ही है। अभी मैं सिमेट्री एलिमेंट्स भी लिख दूंगा अलग से। तो इसको कहा जाता है जी
एक्सियोसिमेट्री जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी एन से। अब ये एन क्या है? एन क्या है रे? एन होता है ऑर्डर। एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर का मतलब, तो लेट सपोज इसको निकाला कैसे जाता है? ये तो होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। एन को निकाला कैसे जाता है? सर पूरा रोटेट कैसे किया, कितना एंगल होता है? 360, और मैं इसको कितने एंगल से रोटेट कर रहा हूं, दैट इज थीटा। अरे ऑब्वियसली लेट सपोज मैं आगे ऐसे खड़ा हूं, मान ले मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं पूरा घूम के तेरे सामने आ गया, तो कोई चेंज आया नहीं। तो मास्टर जी मॉलिक्यूल पूरा का पूरा 360 तो घूम सकता है, बट 360 में से मैं कितना डिवाइड कर रहा हूं? अगर मान ले मैं पूरा का पूरा घुमा रहा हूं तो एन का वैल्यू 1 c1 एक्सिस हो जाएगी। अगेन अगर मैं 1 थीटा, जैसे ऊपर थीटा घुमा रहा था 180, तो एन का वैल्यू बता कितना होगा? 2। तो यहां पे बता कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, जल्दी बोल। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जल्दी बता। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जल्दी बताओ। सी रिप्रेजेंटेशन है कोमल गुप्ता जी, सी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, जिसको अपन कहते हैं एक्सिस, है ना। ये समझने के लिए नोटेशन है ये एक तरह की, ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो सी फॉर चक्कर। अबे वो वाला चक्कर नहीं, वो वाला चक्कर है मास्टर। कौन सा चक्कर? सो एक्सिस कौन सी होगी? C2 होगी। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं और यहां पे लिखूं तो आप शायद मेरी बात से एग्री कर जाएंगे। क्या? कि सर इनिशियली मान लो आपके पास पानी था, आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया, या फिर आप कहोगे इसको मैंने C2 एक्सिस से रोटेट किया। समझ रहे हो? चाहे आप इसको 180 से बोल दो, या थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में, ग्रुप थ्योरी की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है C2 एक्सिस। ठीक है। अगेन यार ये रिपीट कर दो एक बार, क्या है? हाँ सेम है भाई। अंजनी जी, हरलीन कौर जी, क्या रिपीट कर दूं थानू? की समझ नहीं आया है? की समझ नहीं आया यार? सिंपल तो हैगा है। पंजाबी च समझावा? जे हिंदी नहीं समझ आती, पंजाबी च समझावा? इसमें C2 एक्सिस है, राइट ना? आ जाओ इधर आ जाओ। अभी तुम धीरे धीरे और रियलाइज करोगे कि नहीं सर आप सच में हीरो हो। ठीक है। सो इट इज व्हाट? C2 एक्सिस। अब मैं यहां पे 2 बार C2 लगा रहा हूं। अभी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कब मिल रही है? सर एक बार C2 लगाया, फिर एक बार और C2 लगाया, है ना, तब आइडेंटिकल। थर्ड वाली आइडेंटिकल है ना। तो ऊपर जो होता है ना, अगर मैं मान ले लिखता हूं C2 1, इसका मतलब सर C2 एक बार लगाइए, मतलब इसको एक बार रोटेट किया। ये नोटेशन समझा रहा हूं मैं तुम्हें। C2 2। ठीक है। अगेन अगेन एक और बहुत बहुत गजब बात, क्या? कि सर जहां C2 ये सवाल है, ये सवाल है C2 का मतलब, सर जब भी मैं C2 लगा रहा हूं, देख अभी एग्जांपल भी दूंगा। C2 1 लगाया तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है। जैसे ही C2 2, C2 2 2 2 2, जो भी n है, ये n का वैल्यू, ये n का वैल्यू है। अगर इतने ही टाइम्स में ऑपरेशन लगा दूं तो यहां पे आइडेंटिटी मिल जाता है। इसीलिए मैं इसको प्यार से अब लिख दूंगा आइडेंटिटी। ये सारी चीजें एक बार फिर रिवाइज होंगी जब मैं अगला एग्जांपल लिखूंगा। ठीक है। तो इसको बोला जाता है आइडेंटिटी। मतलब जितनी बार मैं जो एक्सिस लगा रहा हूं, मतलब C33, इसका मतलब जहां भी आपको C33 3 बार दिखे, इसका पहली बात तो इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना कैसे है? काजल ने बिल्कुल सही बोला। चलो इधर आ जाओ यार भाई, तुम डिस्ट्रैक्शन बहुत करते हो, इधर आ जाओ। C33 का मतलब
ओ भाई C33 का मतलब, सर इसका मतलब पहली बात तो इसको पढ़ना कैसे है? इसमें सर n का वैल्यू कितना होगा? सर 3। n क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो बता कितने एंगल से रोटेट कर रहा हूं मैं? जब भी मैं किसी मॉलिक्यूल में C3 लगा रहा हूं कितने एंगल से रोटेट कर रहा हूं? जल्दी बताओ, शाबाश। गाइस मुझे पता है कई बच्चों को ये चीज बहुत सिंपल लग रही होगी, बट कईयों को नहीं पता यार, बट वो रिपीट लिख देंगे, फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि धीरे चलते हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, थीटा है ये देखना यार, एन का वैल्यू थीटा है तो मैं एन का वैल्यू निकाल सकता हूं, या थीटा को उधर ले जा तो ये बन जाएगा तेरा 360 अपॉन एन, 360/3, 120 डिग्री रोटेशन चल रहा है। दैट मीन सर पहली बात तो रोटेशन 120 डिग्री होगा। अगेन यहां ऊपर 3 का मतलब मैं कितनी बार 120 से रोटेट कर रहा हूं। अब देख, अब मैं पहले जो अंग्रेजी में लिखा था इस पे चलूंगा, इस पे आऊंगा। देख मैंने क्या बोला, C33 का मतलब सर C3 मतलब 120 डिग्री मैं 3 बार रोटेट कर रहा हूं। सिमिलरली ऊपर आ जा, जैसे मैंने बोला C21 मतलब 180 डिग्री पहले एक बार रोटेट किया, फिर से 180 डिग्री रोटेट किया। तो C22 का मतलब ये ऊपर वाला 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? कितनी बार मैंने 180 से रोटेट किया। अब यही सेम चीज अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है, तो तुम बोलोगे एक्सिस। बट इस एक्सिस के अलोंग मैंने कितनी बार एटम्स का मूवमेंट करवाया, कितनी बार ऑपरेशन किया? तो सर C2 एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बट C21 C22 मतलब मैंने 2 बार ऑपरेशन किया। अब इधर आजा, अंग्रेजी में पढ़ता हूं। तो द मूवमेंट ऑफ एटम टू गेट इक्वलेंट एंड इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो कितने एटम्स में या कितनी बार मैं उस एटम को मूव कर रहा हूं। बट यहां पे मैंने एक बात, जो यहां पे ये वाली बात लिखी थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 सिमेट्री एलिमेंट्स। हेलो, एक सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे सिमेट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे यहां पे कितने हो रहे हैं? 2 सिमेट्री ऑपरेशंस। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। इसका मतलब अगर मैं यहां पे तीसरी बात लिख दूं, बताओ यहां पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कितने हैं सर? 2। ठीक है। निशु चौहान जी बताइए, ठीक है? चलो अब मैं एक एक करके एग्जाम्पल को बढ़ाता चलता हूं और मैं आपसे सवाल पूछ ही जाऊंगा, ठीक है? आओ जी, इधर आ जाओ। तो सेकेंड एग्जाम्पल, लेट सपोज मैंने मॉलिक्यूल लिया BF3। याद रखना वही एक्सिस पास करेंगे जिससे सेम स्ट्रक्चर मिले, ठीक है? क्योंकि अपन तो यार भैया सिमेट्री देख रहे हैं ना भाई। अगर कोई चीज सेम मिल ही नहीं रही है तो मैं क्यों देखूंगा उसको? मुझे तो सिमेट्री पढ़ना है ना यार, मुझे तो सेम मिलने वाली चीजों को पढ़ना है। लेट सपोज एक और एग्जांपल, सारी चीजें दोबारा रिवाइज करते हैं इस वाले एग्जांपल से। अगर मैं आपसे कहता हूं, इसको मैं लेबल कर लेता हूं आपके समझने के लिए, 1, 2 और 3। तो पहली बात तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां से एक एक्सिस फेंकूंगा तो ये पूरा कितना मॉलिक्यूल है? ध्यान से सुनना, ये पूरा रोटेशन कितना है? अब ये पूरा रोटेशन कितना है? 360। ये पूरा रोटेशन कितना है? 360। सर ये पूरा का पूरा 360 है। अगर ये 360 है तो मुझे बता ये वाला एंगल कितना होगा सिर्फ? तो आप सिंपल निकाल सकते हो। देख बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली, अगर ये पूरा 360 है तो सिर्फ इतना कितना होगा? सर ये एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये पूरा 360 है तो 360 कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। तो कितना एंगल होगा? 120। तो थीटा 120 आ रहा है। आप एन का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 360/120 कर लो तो एन का वैल्यू 3 आ जाएगा। दैट मींस यहां पे बता कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है? जल्दी बता, जल्दी बता, इसमें से एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? अभी मैं एक्सिस सिखा रहा हूं, फिर प्लेन पे भी आऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। तो यहां पे अगर मैं CN बोलूं तो बता कौन सी एक्सिस है? C3। सबको दिख रही है C3? और वो पास कहां से हो रही होगी? तो सर वो यहां से पास हो रही है, बिल्कुल यहां से। क्यों? क्योंकि सर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो यहां से पास करूंगा तो ये मॉलिक्यूल यहां, फिर ये यहां, फिर ये यहां।
ठीक है, एक बार रोटेट करने पे। तो आइए मैं बताता हूं कैसे करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो लेट सपोज ये एक C3 कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो इसमें मैंने लगाई C3 ही लगाई पहली बार। अब आपको इन दोनों का मतलब समझ आना चाहिए, C3 लगाई बट ऊपर क्या है, पहली, वन टाइम है ना, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो सर वन टाइम लगाओगे तो C3 लगाने का मतलब सर ये 120 रोटेट करेगा, मतलब ये वाला एंगल यहां आ जाएगा, इतना ही रोटेट करेगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां आ जाएगा, यही होता है 360 रोटेशन, 120 रोटेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सर अब मैं इसका अगर रोटेशन करवाता हूं तो ये रहेगा तो ऐसा ही, बट अब जो F1 वाला था, F1 वो उठ के यहां आ जाएगा, F2 उठ के यहां चला जाएगा और F3 यहां चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने, ये तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल बात है, यस और नो। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। लेट सपोज मैंने एक बार फिर से लगाई C3 2, दूसरी बार लगाई तो सर कुछ नहीं है, इस बार फिर से ये वाला F1 इधर आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहेगा। अब ये वाला F1 इधर आ जाएगा, ये F2 ऊपर चला जाएगा और ये F3 इधर आ जाएगा। फिर से लगा रहा हूं C3 तो ये इधर आ गया F F F। अब इसको रोटेट करोगे तो ये F1 ऊपर चला जाएगा, F2 इधर और F3 इधर। अब मैं यहां पे क्यों रुक गया, क्योंकि मुझे जहां से शुरू किया था उतना ही आ गया। अबे देखना भाई, F1 ऊपर था, F1 ऊपर आ गया, F2 इधर था, F2 इधर आ गया, F3 इधर था, इधर आ गया। तो सर जहां से शुरू किया था, जैसे शुरू किया था अब वैसे ही आ चुका हूं। दैट मीन्स कि मुझे अब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गई है, और जो कि मिलनी ही चाहिए थी। ये बार बार बना के नहीं देखूंगा, इसीलिए इनसे जनरलाइजेशंस निकालूंगा। जनरलाइजेशन का मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर Cn को एन टाइम ऑपरेट करता हूं तो वो आइडेंटिटी, जिसको मैं E से लिखता हूं, है ना, E मतलब होता है आइडेंटिटी। तो मुझे बताओ कि अगर C3 लगा रहा था, C3 तीसरी बार लगाऊंगा तो सेम बनना ही है। अरे बोलना भाई, तो पहला सवाल ये हो गया एक्सियोमेट्री, इसमें Cn कितनी है, इतनी है। तीसरा, इसमें बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कितने हैं, एंड अगेन नंबर ऑफ सिमेट्री along ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान रखना कि सर यहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस होंगे जी 2, और यहां पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस कितने होंगे सर, 1 2 होंगे, एंड ऑब्वियसली एक हो जाएगा तुम्हारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको भी तो मैं रोटेट ही कर रहा हूं तभी आइडेंटिटी मिल रहा है। तो सिमेट्री ऑपरेशंस 3 हो जाएंगे। इसको और ढंग से लिखने के लिए मैंने लिखा 2, तो मैं C3 1 C3 2 लिख रहा हूं। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो ऐसा लिख लो, C3 1 C3 2 C3 3, जिसको मैं बोलता हूं आइडेंटिटी। अंडरस्टूड। राइट, चलिए आइए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा तीसरा एग्जांपल, PTCl4, है ना। अच्छा नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लो। PTCl4,
गाइस देखो, ये जो C2 कह रहे हैं, ये C3 कह रहे हैं, भाई अभी मैंने ये नहीं सिखाया है तुम्हें। जिसको पता है वेल एंड गुड है, अभी मैंने अभी बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना शुरू किया है। नहीं तो मैं अभी इसी मॉलिक्यूल में सब कुछ लिख दूं, पॉइंट ग्रुप निकाल दूं, इसका करेक्टर टेबल भी लिख दूं 2 मिनट में। बट इसका नहीं लिखना है भाई, अभी मैं आपको 1 बाय 1 लेके चल रहा हूं। मैं बस आपको अब ये सिखाना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं किसी एक्सिस के अलावा। तो इसमें बताओ, पहली बात तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये पूरा कितना होगा सर? 360। कितने से डिवाइड हो रहा है? 1 2 3 4 एंगल से डिवाइड हो रहा है, तो कितने का रोटेशन होगा सर? 90 डिग्री का। बोलो रे। अब जरूरी नहीं है इसमें 90 डिग्री का हो, क्यों? देख, मान ले अगर मैं कहता हूं ये पूरा 360 है, मुझे पूरे को 4 भाग में नहीं, ये इसको 1 मान लेना है और इसको 1 मान लेना है, ये इसको और ढंग से बोल ले तो ये 180 रोटेशन भी हो सकता है। 180 पर वो अभी सीखेंगे बाद में। फिलहाल के लिए अपन ऐसे ही चलते जैसे अपना पहले 2 एग्जांपल किए हैं। सर यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होगी? Cn। इसमें और भी हो सकती है, वो अपन देखेंगे धीरे धीरे निकालना। बट यहां पे Cn हो जाएगी सर C4 एक्सिस, जिसमें थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, पहला। दूसरा, मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। बस ये लास्ट सीख लो, उसके बाद मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। ठीक है, बस एक बार लिख लो इसका। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? तो देखो, अब बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे देखते हैं। जैसे सर पहले वाटर था, वाटर में Cn एक्सिस कौन सी है? वाटर में Cn एक्सिस कौन सी है? Cn एक्सिस C2 है, 2 है। तो जब 2 था नीचे, n का वैल्यू जब 2 था तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशंस कितनी आ रही थी? 1। हेलो, ध्यान से सुनना, जब 2 था तो 1 आ रही थी। ऐसे ही जब किसी मॉलिक्यूल में C3 था तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ रही थी? 2। अरे बोलो ना भाई। ऐसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल में C4 के अलोंग देखना चाहूं, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन अलोंग C4, तो सर इसमें कितना होगा? तो सर 4 - 1। क्यों? क्योंकि सर जितने थे, जैसे फॉर एग्जांपल C2 था तो उसमें से एक घटा के था, C3 था तो उसमें से एक घटा के, दैट मींस 2। ऐसी C4 होगा तो कितना हो जाएगा? 3। इन शॉर्ट, यहीं से आपको नोट करके लिखना है, यहां से क्या क्या बातें सीखे। पहला, अगर मुझे देखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, तो वो किसके बराबर होगा? n - 1 के, वेयर n क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सेस, जिसके अलोंग में देख रहा हूं। दूसरा, अगर मैं कहता हूं CNN, तो हमेशा वो क्या देता है? आइडेंटिटी। तो ये जो नोट में लिखवाऊंगा ना, ये कहां से लिखे जा रहे हैं? समझ के। जो भी बातें अपन एग्जांपल से समझ रहे हैं उसको अपन नोट की फॉर्म में लिखेंगे। और ये नोट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से सवाल बनेंगे। C4 कैसे हुआ? देखो जी, n कितना होता है? 360 बाय थीटा। तो ये कितना एंगल है? 360। कितने बॉन्ड से डिवाइड हो रहा है? 4 बॉन्ड से। तो कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। तो यहां 90 रखो, तो 360 बाय 90 आंसर विल बी 4। तो C4 एक्सिस है। C4 कैसे हुआ? वो ठीक है ना यार। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तीसरा एग्जांपल करवा रहा हूं मैं, पहले 2 बता चुका हूं। तो तुम जब तीसरे एग्जांपल में पूछोगे ना कि सर ये कैसे आया, तब वो दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि पहले 2 एग्जांपल में हम उसको बहुत धीरे समझ के आए। राइट, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये C4 एक्सिस है। अलोंग C4 अगर मैं इसमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इतने हैं। तीसरा, अगर मैं आपसे कहता हूं C4 4, तो ये हमेशा देगा आइडेंटिटी स्ट्रक्चर, E के बराबर होगा। आसान है, इजी है। तो अब आपको मैं कुछ मॉलिक्यूल्स देता हूं, आपको उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बताने।
मान ले बेंजीन है, तो पहली बात तो बेंजीन में कौन सी एक्सिस होगी? तो सर अगर मान लो बेंजीन को आप जोड़ भी देते हो ऐसे, तो ये पूरा कितना है? मैंने क्या लिख दिया भाई, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस या ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक ही बात है यार। ठीक है, ये काजल कौन है भाई? काजल जी पहला नमूना आप ही को दिखाऊं क्या है? प्यार से पढ़ा रहा हूं, प्यार से पढ़ लो, ठीक है? उतना ही जानते हो जितना मैं बता रहा हूं, और कुछ नहीं जानते हो तुम, ठीक है? तो प्लीज, है ना, प्लीज बोल रहा हूं। चलो आओ, तो इसमें टोटल एंगल कितना है? 360। कितने से डिवाइड करूंगा? 6 से, तो वो थीटा दे देगा मुझे, दैट इज 60 डिग्री से रोटेशन कर रहा हूं। दैट मीन्स एन का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो इसमें कौन सी एक्सिस होगी? C6 एक्सिस। तो आपको बताना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इनका पढ़ने में तो ध्यान है नहीं, ये फर्जी यही करने आते हैं यहां। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितने होंगे अलोंग C6? कितने होंगे जी? तो 6 - 1 विच इज n - 1, 6 - 1 एंड दैट इज व्हाट? 5। ध्यान रखना जी, ठीक है? तो आई होप सो आप ये बात सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे निकाली जाती है, ठीक है बच्चों? सो आई होप सो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, ठीक है? फिलहाल के लिए आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसमें ना, जैसे मैं ऑब्वियसली मेरे पास केमिस्ट्री में कितने मॉलिक्यूल है सर? इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, तो दैट मीन्स अपने पास एग्जाम्पल इनफाइनाइट है, तो अपन सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। बट उसके लिए बस एक चीज चाहिए, होगा ना प्रणिका? प्रणिका नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट होगा ना, वो काउंट होगा। आइडेंटिटी काउंट कर लो, या तो उसको आइडेंटिटी काउंट कर लो या उसको C33 काउंट कर लो, एक ही बात है। इसको अलग अलग काउंट नहीं करना, आप 4 नहीं कहोगे, ठीक है? राइट बच्चों? सो आज मैं इतना ही छोड़ता हूं, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। कोई बात नहीं काजल जी, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए बोलना मैंने छोड़ रखा है ना? हाँ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। हाँ, कुछ तो समझ आया होगा तुम्हें, समझ तो आया होगा। ओके, है ना? कल क्लास नहीं, आज नहीं मिलेगी भाई, आज तो पढ़ाई नहीं अपन ने कुछ, कल मिलेगा, ठीक है? राइट बच्चों? कल क्लास इसलिए कैंसिल होगी, ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब थी, बाकी आपसे अपन पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो बहुत बहुत शुक्रिया लाइव आने के लिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।